ये एक ऐसी दीवार है जिसने दुनिया को तबाह होने से रोक रखा है और दीवार के एक तरफ ज़ॉम्बीज़ की दुनिया है और दूसरी तरफ इंसानों की। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से अचानक सारे ज़ॉम्बीज़ दीवार से चढ़कर इंसानी दुनिया में आ गए और सारी फौज मिलकर भी ज़ॉम्बीज़ को रोक नहीं पाई। इंसानी दुनिया में तबाही मच गई। सारे इंसान अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज़ इंसानों पर टूट पड़े और इंसानी दुनिया तबाही के मोड़ पर आ रुकी। ये सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली से जो कार में सफर कर रही थी। शहर की सड़कें गाड़ियों से भरी हुई होती हैं। आगे का रोड पूरी तरह जाम होता है। पीटर अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में बातचीत और हंसी मजाक कर रहा होता है। अचानक एक पुलिस मोटरसाइकिल उनके पास से गुजरती है। पीटर गाड़ी से उतरता है और सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। तभी अचानक आगे से एक जोर का धमाका होता है। कोई भी समझ नहीं पाता कि हुआ क्या। पीछे से आई पुलिस सब लोगों को हटाकर वापस भेजने लगती है। पीटर से भी बात करती है, लेकिन अगले ही पल वही पुलिस एक बड़े से ट्रक की टक्कर में आ जाती है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मर मेंबर होने के नाते पीटर तुरंत समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। वह तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी एक आउट ऑफ कंट्रोल गार्बेज ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है और रोड पर भयानक टक्कर हो जाती है। फिर अचानक पीटर की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। पीटर अपनी फैमिली के साथ गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, जान बचाकर भागना। पीटर इधर उधर देखता है। पूरी स्ट्रीट में हंगामा मचा होता है। हर तरफ राइटर्स और पैनिक होता है। पीटर अपनी फैमिली के साथ पास खड़ी एक और गाड़ी की तरफ भागता है। तभी वह एक बहुत ही डरावना सीन देखता है। एक नॉर्मल इंसान बाइट होने के बाद कंट्रोल खोने में कितना टाइम लेता है? पीटर अपनी आंखों के सामने पूरा प्रोसेस देखता है। सिर्फ 12 सेकंड में एक जिंदा आदमी एक डेंजरस लाश बन जाता है। इतनी तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा होता है कि मिलिट्री के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं होता। अब पीटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना। वह शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रीट नहीं बल्कि पूरा शहर कोलैप्स हो चुका होता है। ऊपर आसमान में फाइटर जेट्स और वॉरप्लेन्स घूम रहे होते हैं। पीटर को समझ आ जाता है कि सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। तब उसका फॉर्मर कोलीग ब्लैक उसे कॉल करता है और बताता है कि वायरस सिर्फ इसी शहर तक लिमिटेड नहीं है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और दुनिया के सारे डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज इस डिजास्टर का शिकार हो चुके होते हैं। ब्लैक चाहता है कि पीटर दोबारा यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करे। यूनाइटेड नेशंस उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने के लिए तैयार होती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। शॉक की वजह से पीटर की बड़ी बेटी की कंडीशन खराब हो जाती है और उसे मेडिसिन चाहिए होती है। इस तरह की अफरा तफरी में दवा ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। किस्मत से उनकी बेटी को गाड़ी में एक शॉटगन मिल जाती है। वे लोग पास के एक सुपरमार्केट में जाते हैं जो पहले से ही अटैक के अंडर होता है। लोग पागल जैसे चीजें लूट रहे होते हैं। टाइम बचाने के लिए फैमिली अलग अलग हो जाती है। पीटर की वाइफ और एक बेटी फूड और सप्लाईज लेने जाती है, जबकि पीटर अपनी बड़ी बेटी के साथ मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ता है। स्टोर पर कुछ लोग पहले से कब्जा किए हुए होते हैं, लेकिन वे बुरे नहीं होते और पीटर को कुछ मेडिसिन दे देते हैं। तभी अचानक पीटर की बेटी चीख पड़ती है। दो आदमी उसकी वाइफ से सामान लूट रहे होते हैं। पीटर उन्हें रोकता है, लेकिन वे लोग सीधा फायरिंग कर देते हैं। पीटर शॉक में होता है और पीटर उन्हें गोली मार देता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है। पीटर अपने हाथ उठाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वह खुद भी सप्लाईज लेने आया होता है। जैसे तैसे पूरी फैमिली सुपरमार्केट से बाहर निकलती है, लेकिन उनकी गाड़ी वहां से गायब होती है। पीटर समझ जाता है कि अगर यहाँ रुक गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। पीटर की वाइफ सजेस्ट करती है कि पास के अपार्टमेंट में छुप जाते हैं। मूवमेंट के दौरान पीटर ब्लैक से कांटेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम भी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका होता है, लेकिन ब्लैक वादा करता है कि सुबह होने से पहले हेलीकॉप्टर भेज दिया जाएगा। वे लोग एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। फिर अचानक एक लाश ऊपर से सीधा एक कार पर गिरती है। पीटर और फैमिली डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन वह लाश उनका पीछा करती है। पीटर उसे गोली मार देता है। पीटर और फैमिली अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। पीटर और फैमिली 7वें फ्लोर तक पहुंचते हैं, जहां एक मैक्सिकन फैमिली उन्हें शेल्टर देती है। अपार्टमेंट का ओनर बहुत ही काइंड होता है और खाना पानी शेयर करता है। उनके छोटे बेटे की मदद से ये पीटर की बेटी की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है। पीटर अपनी फैमिली के साथ निकलना चाहता है, लेकिन मैक्सिकन आदमी मना कर देता है। पीटर उसके फैसले का रिस्पेक्ट करता है। सुबह पूरी फैमिली चुपचाप बिल्डिंग से निकलती है। कॉरिडोर में जली हुई लाशें होती हैं। जैसे ही स्टेयरवे का दरवाजा खुलता है, सामने एक इन्फेक्टेड आ जाता है। पीटर तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन आवाज की वजह से और इन्फेक्टेड अट्रैक्ट हो जाते हैं। सब लोग रूफ की तरफ भागते हैं। तभी एक इन्फेक्टेड पीटर को गिरा देता है। बिल्कुल मरने के पल में एक गन शॉट होता है। मैक्सिकन बच्चा पीटर की जान बचा लेता है। बाद में पता चलता है कि मैक्सिकन फैमिली पहले ही अटैक हो चुकी होती है। रूफटॉप पर फ्लेयर जलाया जाता है और हेलीकॉप्टर उन्हें स्पॉट कर लेता है। पीटर बच्चे को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। फाइट के दौरान पीटर नोटिस करता है कि इन्फेक्टेड लोग लड़का या लड़की का कोई फर्क नहीं करते।
वायरस का बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा होता। पीटर खुद भी कुछ पलों के लिए डेंजर में होता है, लेकिन 12 सेकंड बाद भी सेफ रहता है। हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और फायरिंग के कवर में सब लोग बच जाते हैं। पूरा शहर नरक में बदल चुका होता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। असली क्राइसिस अभी बाकी होती है। इंसान या तो ऊंची दीवारें बनाकर सरवाइव कर सकता है या फिर समुद्र में भटककर सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर टेम्पररी गवर्नमेंट बनी होती है, लेकिन वहां हर किसी को जगह नहीं मिलती। पीटर सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए मजबूरी में यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करता रहता है। पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर फैल चुका होता है। 29 से ज्यादा कंट्रीज में गवर्नमेंट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका होता है। यूनाइटेड नेशंस के पास वायरस के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है। सिर्फ एक क्लू होता है, साउथ कोरिया। वायरस शुरुआत में जानवरों में फैला होता है, जिससे उन्हें दर्द महसूस नहीं होता और उनकी सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है। बाद में यही वायरस ह्यूमंस तक पहुंच जाता है। यूनाइटेड नेशंस पीटर को साउथ कोरिया भेजना चाहती है ताकि पेशेंट जीरो को ढूंढा जा सके। डॉक्टर बताता है कि अगर पहला इन्फेक्टेड मिल जाए तो वायरस के ओरिजिन और सॉल्यूशन का पता चल सकता है। प्लेन मिलिट्री बेस पर लैंड करता है, लेकिन एयरपोर्ट बिल्कुल सुनसान होता है। अंधेरे में सिर्फ मौत की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर अचानक एक इन्फेक्टेड अटैक कर देता है। आर्मी उसे गोलियों से भून देती है। डॉक्टर डर के मारे गिर जाता है और गलती से खुद को गोली मार लेता है। मिशन फिर भी कंटिन्यू होता है। मिलिट्री कैप्टन पीटर को बताता है कि साउथ कोरिया में पहला केस एक छोटी लड़की का था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरा कैंप इन्फेक्शन से भर गया था, इसलिए हायर अथॉरिटीज ने पूरा एरिया जला दिया। रिसर्च डेटा तो बचा लिया गया, लेकिन पेशेंट जीरो कहां से इन्फेक्ट हुई ये किसी को नहीं पता होता। पीटर मानसिक रूप से टूट चुका होता है। तभी एक आदमी उसका ध्यान खींचता है, एक फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस ऑफिसर जो नॉर्थ कोरिया में आर्म्स स्मगलिंग के केस में अरेस्ट हुआ था। वह पीटर को बताता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जो इस तबाही का सामना कर सकती है। यह जगह इजराइल है। यहाँ एक बहुत ऊंची दीवार बनाना शुरू किया गया था लगभग 5 साल पहले। जब साउथ कोरिया में पेशेंट नंबर 0 का पता चला था, उसी वक्त इस हाई वॉल का अनाउंसमेंट भी हो चुका था। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर किसी ने 5 साल पहले ही इस तबाही को देख लिया था। ऑफिसर के पास मोटिव तो था, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई और क्लू नहीं था। अब उनके लिए सिर्फ एक ही चॉइस बची थी, जेरूसलम। शायद यहीं उन्हें अपना जवाब मिल जाए। लेकिन निकलने से पहले प्लेन को रिफ्यूल करना जरूरी था। एक पेशेंट के शरीर पर रैश होता है और जॉम्बीज को अलर्ट न करने के लिए पीटर अपने 2 टीममेट्स के साथ साइकिल पर फ्यूल लेने निकलता है, जबकि बाकी लोग कवर में रहते हैं। शुरू में सब कुछ शांत रहता है, जॉम्बीज उन्हें नोटिस नहीं करते। लेकिन तभी पीटर की वाइफ का कॉल आ जाता है। बस इसी एक मोमेंट में बैलेंस टूट जाता है। आसपास के जॉम्बीज जाग जाते हैं और हमला कर देते हैं। टीममेट्स एक एक करके मरते चले जाते हैं, लेकिन किस्मत से उन्हें एक फ्यूल टैंकर मिल जाता है। कुछ लोग जो रिफ्यूलिंग से बच पाते हैं वे निकल जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। एक खामोश रात के बाद अगले दिन वे लोग आखिरकार जेरूसलम के अतालोत एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यह होली सिटी एक तरह से वन वे स्ट्रीट बन चुकी होती है। हाई वॉल के बाहर लाशें ही लाशें जमी होती हैं। अंदर शहर पूरी तरह इक्विप्ड होता है और लोगों की जिंदगी अभी भी ऑर्डर में चल रही होती है। पीटर यहाँ के इंचार्ज से मिलता है। वह बिना छुपाए सीधा सच बता देता है, दीवार क्यों बनाई गई थी। इंचार्ज बताता है कि उन्होंने एक इंडियन डॉक्यूमेंट इंटरसेप्ट किया था, जिसमें लिखा था कि रोशन दुनिया के अंत का कारण बनेगा। और अब लगता है कि यह रोशन कोई और नहीं बल्कि ये जॉम्बीज ही है। इसीलिए यह हाई वॉल बनाई गई थी, जो आज इंसानियत की आखिरी दीवार बन चुकी है। लेकिन सवाल यह था, क्या यह दीवार सच में न टूटने वाली है? जॉम्बीज पूरी दुनिया को तबाह कर चुके होते हैं। कई देश मिट्टी में मिल चुके होते हैं, लेकिन एक कंट्री ऐसी होती है जो सरवाइव कर जाती है, क्योंकि उसने अपनी बॉर्डर पर 65 किलोमीटर लंबी दीवार बना ली होती है। ये इंटरनेशनल लॉ का खुला वायलेशन होता है, लेकिन फिर भी यह दीवार बना दी जाती है। रियल लाइफ में इसका मतलब हम सब जानते हैं, और इस मूवी में यही दीवार इंसानियत की लास्ट डिफेंस बन जाती है। दीवार के बाहर ज़ॉम्बीज़ का समंदर होता है और दीवार के अंदर जिंदगी चल रही होती है। यहाँ के इंचार्ज ने बहुत सारे रिफ्यूजीज को शेल्टर दिया होता है, क्योंकि उनके लिए हर जिंदा इंसान का मतलब होप होता है। लेकिन सब लोग एक चीज भूल जाते हैं, इंसानी गलतियां। बचाए गए रिफ्यूजीज खुशी में जोर जोर से गाने लगते हैं। पीटर तुरंत उन्हें रोकता है, क्योंकि जॉम्बीज आवाज के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये सब करना सीधी मौत को दावत देने जैसा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दीवार के बाहर जॉम्बीज को एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है। हजारों जॉम्बीज आवाज सुनकर दीवार चढ़ने लगते हैं और दीवार चढ़कर सीधे इंसानी दुनिया में टूट पड़ते हैं और टाइड की तरह शहर में घुस आते हैं। सोल्जर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन क्राइसिस आते ही सब कुछ बिखर जाता है। सोल्जर्स बिल्कुल तैयार नहीं होते, डिफेंस ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाता। जॉम्बीज टूटते हुए बांस की तरह शहर को काटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इंचार्ज एक आर्मर्ड व्हीकल में बैठकर निकल जाता है और पीटर को एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट करने के लिए एक छोटी टीम छोड़ देता है। जॉम्बीज पूरे शहर को कुछ ही देर में स्वीप कर लेते हैं। जैसे ही उन्हें इंसान दिखता है वे पागल हो जाते हैं। उनकी तादाद कई गुना बढ़ चुकी होती है।
इसी केओस के बीच पीटर एक अजीब चीज नोटिस करता है। भीड़ में एक बूढ़ा होता है जिसके पास से जॉम्बीज बिना अटैक किए निकल जाते हैं। वही चीज एक गंजे बच्चे के साथ भी होती है। वह लड़का लड़ने की कोशिश करता है लेकिन जॉम्बीज के सामने वह बहुत छोटा होता है और हार मान लेता है। पीटर को इन चीजों पर सोचने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि सारे जॉम्बीज उनके पीछे पड़े होते हैं। उसे एस्कॉर्ट कर रहे सोल्जर्स इंजर्ड हो जाते हैं। एक फीमेल सोल्जर भी लड़ते लड़ते जख्मी हो जाती है। इसे इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए पीटर उसका हाथ काट देता है। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, भागना। जैसे तैसे कुछ लोग एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं लेकिन जो हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आने वाला होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मजबूरन पीटर और उसकी टीम एक प्राइवेट पैसेंजर प्लेन को हाईजैक करते हैं और निकल जाते हैं। ऊपर से देखने पर पूरा इजराइल एक डेड सिटी बन चुका होता है। प्लेन के अंदर पीटर फीमेल सोल्जर के जख्मों पर पट्टी बांधता है। सब थोड़ा सा सांस ले पाते हैं। इसी वक्त पीटर पूरे दिन के इंसिडेंट्स को याद करता है। उसे वह बूढ़ा और गंजा लड़का याद आता है जिन्हें जॉम्बीज ने इग्नोर कर दिया था। तभी उसके दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आता है। वह तुरंत ब्लैक से कांटेक्ट करता है और अपना प्लान बताता है। कैप्टन को तुरंत रूट चेंज करने का ऑर्डर मिल जाता है। अब उनका नया डेस्टिनेशन होता है विल्शायर कार्डिफ एयरपोर्ट, जहां पास ही एक डब्ल्यूएचओ रिसर्च बेस होता है। प्लेन के केबिन में एक पप्पी बाथरूम में भौंक रहा होता है। फ्लाइट अटेंडेंट क्यूरियोसिटी में दरवाजा खोल देती है। बाथरूम से एक जॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है और अगले ही पल केबिन में भयानक अफरा तफरी मच जाती है। प्लेन के अंदर जॉम्बीज का हमला हो जाता है। आखिरकार पीटर ग्रेनेड फेंकने पर मजबूर हो जाता है। ब्लास्ट से प्लेन के फ्यूजलाज में बड़ा होल हो जाता है। जॉम्बीज हवा के प्रेशर में बाहर निकल जाते हैं लेकिन प्लेन कंट्रोल खो देता है और क्रैश हो जाता है। पीटर और फीमेल सोल्जर सीट बेल्ट बांधकर किस्मत का फैसला फेस करते हैं। प्रोटैगनिस्ट होने का फायदा ये होता है कि दोनों जिंदा बच जाते हैं लेकिन पीटर को सीरियस चोट लगती है। अच्छी बात यह होती है कि रिसर्च बेस क्रैश साइट से ज्यादा दूर नहीं होता। दोनों मुश्किल से आगे बढ़ते हैं और बेस तक पहुंच जाते हैं जहां पीटर बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद जब पीटर होश में आता है वह रिसर्चर्स के सामने अपनी थ्योरी रखता है। उसके हिसाब से जॉम्बीज बूढ़े और गंजे लड़के पर अटैक इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वे या तो बहुत कमजोर थे या फिर डेथ लाइक स्टेट में थे। वायरस उन्हें अपनी तरह समझ रहा था। इस वीकनेस का फायदा उठाकर इंसान खुद को डिस्गाइज कर सकता है। रिसर्चर्स इस बात से एग्री कर जाते हैं। कुछ लोग एक सील्ड एरिया में स्टोर्ड बॉडीज के पास जाते हैं। हर तरफ जॉम्बीज होते हैं। जैसे ही फायरिंग होती है जॉम्बीज एक्टिवेट हो जाते हैं। फीमेल सोल्जर फास्ट रिएक्शन में एक जॉम्बी को गिरा देती है लेकिन आवाज से और जॉम्बीज आ जाते हैं। पीटर जानबूझकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि बाकी लोग बच सके। आखिरकार सब लोग एस्केप कर जाते हैं। पीटर अकेला स्ट्रक्चर का यूज करके जॉम्बीज से बच निकलता है और एक्सपेरिमेंट एरिया में पहुंच जाता है। उसे नहीं पता होता कौन सा वायरस सही होगा। एक रिसर्चर सामने आता है। पीटर बिना पीछे हटे एक इंजेक्शन उठाता है और खुद पर यूज कर लेता है। मॉनिटरिंग रूम में सब जानते होते हैं कि यह लगभग सुसाइड जैसा है लेकिन पीटर जीत जाता है। जॉम्बीज मेलिग्नेंट वायरस से इन्फेक्टेड इंसान को अटैक नहीं करते। ये सबसे परफेक्ट कैमोफ्लाज बन जाता है। अब पीटर के हाथ में पूरी इंसानियत की उम्मीद होती है। आगे बढ़ते हुए पीटर मशीन के जरिए आवाज करता है जॉम्बीज को अलर्ट करते हुए। सारे जॉम्बीज पीटर को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रिसर्चर्स बाकी का काम संभाल लेते हैं। वायरस को ऑप्टिमाइज करके हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है। इस डिस्गाइज के साथ इंसान काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। जॉम्बीज एक एक करके गिरते चले जाते हैं, आग में जलकर राख बन जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।